आज की बीट मैनेजमेंट की क्लास में हम पढ़ेंगे नए टॉपिक पे। बात होगी क्लासिफिकेशन ऑफ बीडीसाइड। अभी तक आपने पढ़ा कि बीट्स क्या है, उसके करैक्टर क्या हैं, उसके हार्मफुल बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या हैं और बीट्स का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। अब अगला चैप्टर है आपके सिलेबस में क्लासिफिकेशन ऑफ बीट्स, बीडीसाइड। बीट्स और बीडीसाइड। बीट्स वह है कि अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन अनडिजायरेबल प्लेस, ऐसा पौधा जो अपने निर्धारित स्थान के अलावा कहीं उग गया हो, वो बीट्स। बीडीसाइड क्या है कि जो वीड्स को ख़त्म करता है, किल करता है, ऐसा केमिकल जिसके प्रयोग से हम फसलों के खरपतवार को ख़त्म करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं तो वो वीड्स मर जाता है, तो उसको हम कहते हैं बीडीसाइड। अब इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बीडीसाइड। अब जैसे बीड्स को हमने क्लासीफाई किया था, इसी प्रकार बीडीसाइड को भी हम वर्गीकृत करते हैं कई आधार पर, जिसमें आप देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन मतलब जो हमने बीडीसाइड प्रयोग किया उसकी क्रिया विधि उस बीड के ऊपर कैसी है, तो इस आधार पर, मोड ऑफ एक्शन के आधार पर हम खरपतवार नाशी माने बीडीसाइड को दो क्लास में बांट सकते हैं। पहला होता है कांटेक्ट हर्बिसाइड और दूसरा होता है सिस्टमिक या ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। अब कांटेक्ट हर्बिसाइड क्या होता है कि इस रसायन के, इस केमिकल के संपर्क में बीड्स का जो पौधा, जो भाग आएगा वो खत्म हो जाएगा, मतलब कांटेक्ट, संपर्क से। और दूसरा, संपर्क में आना जरूरी नहीं है, ये ट्रांसलोकेटेड है, मतलब अगर कहीं थोड़ा सा भी ये गिर गया केमिकल एक पत्ती में तो पूरे पौधे में ट्रांसलोकेट हो जाएगा, या जड़ के द्वारा पूरे तने में चला जाएगा और उस पौधे को पूरा मार देगा। तो ये अंतर आपके समझ में आ गया होगा कि कांटेक्ट मतलब जितने भाग में आपका बीडीसाइड पड़ेगा उतना ही मरेगा, ये मूव नहीं करता, अंदर अंदर अवशोषित होकर के ये कहीं पौधे को पूरा का पूरा ख़त्म नहीं करता। लेकिन सिस्टमिक या ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड जो होते हैं वो थोड़ा भी पौधे में पड़ गया या जड़ के द्वारा पौधे के सिस्टम में कहीं आ गया तो पूरे सिस्टम में वो मूव करेगा और पूरी सेल को रैप्चर करेगा, ख़त्म करेगा। उसके मोड ऑफ एक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, कैसे कैसे वो काम करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बेसिक दोनों में अंतर है। तो मोड ऑफ एक्शन दो प्रकार का होता है, या कि कांटेक्ट होगा या कि सिस्टमिक होगा। कांटेक्ट का एग्जांपल है पैराक्वाट, ग्रामेक्सोन के नाम से मिलता है, और ये कोई सेलेक्टिविटी इसमें होती नहीं है, जिसमें जितना संपर्क में जहाँ आएगा उसको ख़त्म कर देगा। सिस्टमिक में ग्लाइफोसेट और एट्राजीन हैं और बहुत सारे हमारे बीडीसाइड आते हैं इस कैटेगरी में, कि ये पौधे के सिस्टम के अंदर जाते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। तो ये बेसिक बात आपको मोड ऑफ एक्शन के आधार पर हम बीडीसाइड को दो भागों में बांट सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टिविटी, अब एक कैटेगरी और हो गई कि सेलेक्टिविटी के आधार पर भी हम बीडीसाइड को दो भाग में बांट सकते हैं, सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव। अब इसको भी आप समझें, सेलेक्टिव क्या है, नॉन सेलेक्टिव क्या है। माने सेलेक्टिव का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे धान के खेत में
आपका सांवा, इस तरह से जो दूसरे खरपतवार उगाए हैं, हम ऐसा वीडिसाइड डालें जो कि केवल उस सांवा को ख़त्म करे और धान को कोई नुकसान न पहुँचे। मतलब वो सेलेक्टिव हो गया, सेलेक्ट करता है कि हमको किसको मारना है, वो टारगेट निश्चित रहता है उसका, सबको नहीं मारेगा, तो वो हो गया सेलेक्टिव। जैसे 2,4-D ब्यूटाक्लोरपिनक्सप्रोपीथाइल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, इसमें कोई एक प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये सेलेक्ट नहीं करता है। जो भी हर्ब है खेत में, चाहे वो फसल का पौधा हो चाहे वीड, सबको एक साथ ख़त्म कर देगा। उसका एग्जाम्पल है ग्लाइफोसेट और पैराक्वाट। ये बात समझ में आ गई कि एक सेलेक्ट करके मारता है और दूसरा इसमें कोई पक्षपात नहीं है, जो भी है वो सबको एक साथ ख़त्म करेगा। तो ये दो कैटेगरी के सेलेक्टिविटी के आधार पर अपने वीडिसाइड होते हैं। तीसरा तरीका इनके क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन, खेत में प्रयोग करने के समय के आधार पर भी हम खरपतवारनाशी यानी वीडिसाइड को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको, पहला होता है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, फिर प्री प्लांटिंग, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस। अब इसको आप समझेंगे थोड़ा। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन का मतलब हुआ कि आपने खेत तैयार किया और उसके बाद बुआई या रोपाई नहीं की, उसके पहले हमें वीडिसाइड को खेत में डालना होता है और उसके बाद उसको फिर एक जुताई या प्लैंकिंग करके खेत में मिलाया जाता है, इनकॉर्पोरेट करना। तो वो उसके एग्जाम्पल हैं फ्लुक्लोरेलिन और EPTC। अब इनकॉर्पोरेशन क्यों इसमें करते हैं, इसकी वजह दूसरी है, ये मोस्ट वोलेटाइल हर्बिसाइड होता है, मैंने ये जल्दी से भाप बन करके और ये वोलेटाइल हो जाते हैं, खेत से बाहर चले जाते हैं, इनका प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए इनको खेत में डाल के और खेत से मिलाना पड़ता है मिट्टी के साथ में। तो ये इसको कहते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। दूसरा होता है प्री प्लांटिंग। अब प्री प्लांटिंग इसके पहले की हालांकि प्रक्रिया है। कई खेत हमारे ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वीड्स आ जाते हैं और उसमें जुताई करना भी मुश्किल हो जाता है, तो उन खेतों में हम नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड जैसे ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट डाल देते हैं। जब डाल देंगे तो पूरा का पूरा खेत में सारे वीड्स मर जाएंगे। फिर उसके बाद खेत की जुताई करते हैं और खेत में फसल लगाते हैं। तो ये इसको कहते हैं प्री प्लांटिंग एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड इन द फील्ड। तीसरा होता है प्री इमरजेंस। प्री इमरजेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने खेत में फसल की बोनी कर दी लेकिन फसल उगी ना हो बाहर, उस समय प्रयोग करना। जैसे हमने आज खेत में फसल बोई, अब बोने के बाद में फिर डाल दें, लगभग 2 से 3 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद तो उगाता है बाहर में, तो वहाँ वो नुकसान करेगा। तो ये प्री इमरजेंसी स्टेज होती है। टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या हुआ कि फसल को हमने बो दिया लेकिन फसल के उगने के पहले जो बीच का समय है 2-3 दिन का, उस समय जब हम फसल में वीडिसाइड का प्रयोग करते हैं तो उसको हम प्री इमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड कहते हैं। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। अब ये देखिए कि फसल हमारी उगाई है और ये जनरली हमारे रिकमेंडेशन में है साइंटिफिक बेस पे कि 25 दिन से 35 दिन के बीच में हमें हर्बिसाइड का प्रयोग करना है। उस समय सारे बीड भी खेत में उगाते हैं और फसल के साथ साथ कंपटीशन शुरू करते हैं। तो उस स्टेज में जब हम कोई हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं वो सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव होगा मतलब वो फसल को नहीं मारेगा, बाकी बीड को ख़त्म कर देगा। उसके एग्जाम्पल है 2,4-D, आइसोप्रोट्रान, फिनोक्सोप्रॉप
ये पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ आपके बात समझ में आ रही होगी। ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूलेशन, मतलब जो पैकेट में जिस फॉर्म में वो हर्बिसाइड बना है वो उसकी उपलब्धता किस प्रकार से है। जैसे बेटाबेल पाउडर के रूप में होता है, फिर उसमें हम पानी में घोल के डालते हैं। ईसी घोल के रूप में ही होता है, फिर उसमें हम पानी मिलाकर प्रयोग करते हैं, तो इमल्सिफाइड कंसंट्रेट कहते हैं। कुछ फ्यूमिगेंट होते हैं हर्बिसाइड भी, फ्यूम बनाते हैं धूमन तरीके से, तो वो उस एलिल अल्कोहल और मीथेन इस कैटेगरी में आते हैं। वाटर डिस्पर्सिंग ग्रेन्यूल WDG इथाक्सी सल्फुरम, मतलब छोटे 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 ऐसे कण के होंगे, इसमें पानी में मतलब पूरा पूरा मिल के घुल जाएगा, तो वो इथाक्सी सल्फुरान इस कैटेगरी का है। एक्वस सॉल्यूशन के रूप में भी, जैसे पैराक्वाट उसी रूप में मिलता है, एक्वस सॉल्यूशन है वो, और उसको फिर पानी में घोलते हैं और निर्धारित मात्रा हम खेत में प्रयोग करते हैं। और एक होता दानेदार, बड़े बड़े दाने के रूप में ग्रेनुलर हर्बिसाइड, जैसे ब्यूटाक्लोर, ये लिक्विड में मिलता है, ईसी भी मिलता है और ग्रेनोल भी मिलता है, उसको मैचेट बोलते हैं। तो इसमें हम स्प्रेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे दानेदार दवा को हमने लिया और जो निर्धारित मात्रा है खेत में सीधा हाथ से लेके छिड़क देते हैं और पूरे खेत में समान रूप से घुल के मिल जाती है और वीड्स को ख़त्म कर देती है। तो ये हमारे फार्मूलेशन है कि किस रूप में हमारा हर्बिसाइड बाज़ार में विभिन्न कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उस आधार पर जो बेटेबल पाउडर के रूप में है उस कैटेगरी में आ जाएंगे, ईसी के रूप में है, WDG के रूप में, AS और ग्रेन्यूल के रूप में जो हर्बिसाइड होते हैं, इस तरह से उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन साइट, प्रयोग करने के स्थान के ऊपर भी हम उसको वर्गीकृत करते हैं। जैसे सॉयल अप्लाइड, ऐसे वीडिसाइड जो मिट्टी में प्रयोग किए जाते हैं वो सॉयल अप्लाइड हर्बिसाइड। मतलब क्या हुआ, मिट्टी में किनको डालते हैं, जो प्री इमर्जेंस होते हैं, माने फसल हमारी उगी नहीं है लेकिन हमने बुआई कर दी है, तो वो हर्बिसाइड सॉयल अप्लाइड हर्बिसाइड। फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड, जो फसल हमारी 20-25 दिन की हो गई, उसका फोलिएज हो गया है, तो हम पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड जो अप्लाई करते हैं वो इस तरीके में फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड कहलाते हैं। ब्लैंकेट एप्लीकेशन, जब यूनिफॉर्मली पूरे स्टैंडिंग क्रॉप में जब हम कोई हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं तो उसको ब्लैंकेट एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड कहते हैं। फिर बैंड या डायरेक्टेड स्प्रे, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी फसल कतार में लगी होती है और वहाँ हम बीच में प्रयोग करते हैं फसल को बचाते हुए, क्रॉप फोलिएज में न पड़े, केवल जो घास है उसमें पड़े, तो उसको हम बोलते हैं बैंड या डायरेक्टेड स्प्रे। स्पॉट एप्लीकेशन, इसमें पूरे खेत में ब्लैंकेट एप्लीकेशन नहीं करना होता है, जिस खेत के जिस भाग में हमारे बीड हैं वहीं पे दवाई डालिए, बाकी पूरे खेत में डालने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉट एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड। फिर आता है अगला तरीका प्रोटेक्टेड स्प्रे। ये समान रूप से लॉन, ऑर्चर्ड, प्लेग्राउंड, यहाँ जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगे होते हैं तो वहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रोटेक्टेड स्प्रे है उन पौधों को हम कवर कर देते हैं, ढक देते हैं किसी पॉलीथीन से, और फिर हम नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड उसमें डाल देते हैं। तो बाकी पौधे जो कंटेक्ट होते हैं, स्पेशली पैराक्वाट का यहाँ प्रयोग करते हैं, जहाँ जिसके संपर्क में आए ख़त्म कर दिया, जो ढका हुआ है, कवर है, प्रोटेक्टेड है, उसमें हर्बिसाइड पड़ा ही नहीं तो वो बच जाता है। प्रयोग करने के बाद उसको हम कवर को निकाल देते हैं। तो ये हो गया प्रोटेक्टेड स्प्रे। अब जो विशेष रूप से हर्बिसाइड उपलब्ध हैं उनका एक बड़ा ग्रुप, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के आधार पर दो तरीके के हर्बिसाइड होते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक होगा अकार्बनिक, और दूसरा होगा ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक।
इनऑर्गेनिक में अमोनियम सल्फेट, सोडियम आर्सेनेट, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब ऑर्गेनिक हर्बिसाइड ही जो मेन हमारे हर्बिसाइड हैं, जो ज़्यादा प्रचलन में है 99%, वो सब ऑर्गेनिक हर्बिसाइड होते हैं। ऑर्गेनिक हर्बिसाइड को फिर हम करीब 18-19 ग्रुप में बांटते हैं। जैसे पहला देखिए है क्लोरीनेटेड एलिफेटिक एसिड, TCA और डालापान इसका एग्जाम्पल है। दूसरा आर्गेनो आर्सेनिकल्स, MSMA, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिनॉक्सी एल्कनोइक एसिड, इस ग्रुप का हर्बिसाइड जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है 2,4-D। बेंजोइक एसिड क्लोरम्बेन, बेंजोनाइट्रेट ब्रोमोक्सिल, कार्बामेट्स प्रोपेम क्लोरोप्रोपेन बार्बन, थायोकार्बोनेट EPTC ब्यूटाइलेट आदि। फिर क्लोरोएस्टामाइड प्रोपाक्लोर, एलाक्लोर भी अपलैंड बीट है, पल्स में यूज होता है, बीडिसाइड है। मेटाल क्लोर भी यूज होता है। एनिलीन, प्रोपेनिल, सब्स्टिट्यूटेड फिनाइलूरिया, मोनूरान, डायूरान, आइसोप्रोटरान, ये गेहूं में प्रयोग होने वाला अपना हर्बिसाइड है। तो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइलूरिया, मोनूरान, डायूरान हो गया। ट्राइजीन, सिमाजीन, एट्राजीन विशेष रूप से आलू, मक्का और गन्ना में प्रयोग किया जाता है। बाईपिरिडिलियम मेट्रिबोजीन, ये भी वेजिटेबल्स का एक अच्छा बीडिसाइड है। डाईफिनाइल ईथर, नाइट्रोपेन, ऑक्सीफ्लोरपेन, ये ऑयल सीड पल्स के लिए अच्छा हर्बिसाइड है। नाइट्रोएनिलीन, ट्राइफ्लोरीन, फ्लोक्लोरीन, पेंडिमेथिलीन, ये बीडिसाइड इस ग्रुप में आते हैं। ऑर्गेनो फास्फोरस कंपाउंड, ग्लाइफोसेट, एनिलोफास, फेनॉक्सी एल्कनोइक एसिड, डाइक्लोफॉप मिथाइल, फौजीफॉप, ब्यूटाइल, फिनॉक्सोफॉप, प्रीथाइल, सल्फोनिलूरियम मेड, सल्फुरान मिथाइल। इमिडाजोलिन्स में एमेजेथपायर इसका एग्जाम्पल है। मिसलेनियस ग्रुप भी है 19वां। हेमिट्रोल, ऑक्साडाइजोन, पिक्लोरम इस ग्रुप में आते हैं। तो आपको इसको समझना भी है, इसके एग्जाम्पल भी जानना है, और इसको और बहुत तरीका समझने का नहीं है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, तो लर्न बाई हार्ट, कंठस्थ करिए। ये हमारे ऑर्गेनिक के 19 ग्रुप होते हैं और किस ग्रुप का कौन ये हर्बिसाइड है, यहाँ आपकी बात ख़त्म हो जाएगी। फिर इसमें एक चीज़ और जानना चाहिए, जब हर्बिसाइड की बात कर रहे हैं, एडवांटेज ऑफ हर्बिसाइड, इससे लाभ क्या होते हैं। ऑन वीड कंट्रोल, दे किल अनवांटेड प्लांट्स, जैसे हम जानते हैं जो अनुपयोगी पौधा है उसको ख़त्म कर देता है। दे आर इजी टू यूज, यानी इसको अप्लाई करना बहुत सरल होता है, कम समय में हो जाता है। क्लोजली प्लांटेड क्रॉप्स में इसका उपयोग करना बहुत इजी होता है, बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। दे वर्क फास्ट, ये बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। हर्बिसाइड आर रिलेटिवली चीपर, मतलब ये सस्ता भी पड़ता है। अगर हम खेत में बीड्स को निकलवाएं या निदाई करवाते हैं, बहुत खर्चीला होता है। आजकल लेबर की उपलब्धता भी कम है और रेट भी पर्याप्त हो गए हैं। और दूसरा, जो मुख्य फसल है उसको भी नुकसान होता है इनके चलने से। तो ये कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि ये बेनिफिट हैं हर्बिसाइड के एप्लीकेशन के। क्रॉप ग्रोथ पे हर्बिसाइड के डालने से बीट्स ख़त्म हो जाते हैं, उसमें जो डिसीज वगैरह होता है वो भी मर जाता है, फसल के लिए लाभ हो जाता है। इसके अलावा जो हम अदर तरीके से निदाई करते हैं, मैनुअल मैकेनिकल रिमूविंग ऑफ बीट तो डिस्ट्रॉय द क्रॉप, क्रॉप को भी नुकसान होता है। इसके अलावा जब बीट्स ख़त्म हो जाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कंपटीशन फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, लाइट, ये सब चीज़ एकदम ख़त्म हो जाती है
और पौधा बढ़िया ग्रोथ करता है तो उसका उपज अच्छी मिलती है। दे आर रिलेटिवली सेफ ऑन लैंड्स बीच में इरोड, जो ज़मीन हमारी अब क्षरित होने वाली थी उसके लिए सेफ है। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कैन इफेक्टिवली क्लियर फील्ड वेयर हाउस एंड रोड्स कैन देन बी बुल्ट। बहुत सारा घास का पौधा उगा हुआ है और वहाँ हमने नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड प्रयोग कर दिया तो वो सब साफ हो जाता है, जिसमें हम कि घर बनाएं, उसमें रोड बनाएं और भी फैक्ट्री बनाएं, ये सुविधा हो जाती है कम समय में कम खर्च में। अब उपयोग है तो लाभ है तो हानि भी है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो हानि क्या क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ हर्बिसाइड, ये सॉयल में क्या करता है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्या होता है बहुत सारा हर्बिसाइड ऐसा होता है जिसकी परसिस्टेंसी मतलब ज़मीन में एक्टिव फार्म में बहुत दिनों तक 6 महीना साल भर तक रहता है, तो वो हार्म करता है माइक्रोबियल पॉपुलेशन को, जो सूक्ष्म जीव हमारे ज़मीन को सुधारने में, उसको उर्वरक बनाने में कार्य करते हैं, उनकी पॉपुलेशन को कम कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है। तो ये हार्म सॉइल में करता है। वाटर में वाटर को पलूट करता है, ग्राउंड वाटर को भी पलूट करता है, और ये जो ज़्यादा परसिस्टेंसी होती है वो इस तरह से हमारे जल को भी प्रदूषित कर देता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके लिए भी एक तकलीफ की वजह से बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, अदर एनिमल्स की जो जहाँ प्रयोग किया उसको खा लिए तो उनको भी ये हार्म करता है। तो ये हर्बिसाइड के जो दुष्परिणाम हैं। ह्यूमन पे हेल्थ हैजार्डस है, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हार्ट कंजेशन करता है, लंग्स किडनी डैमेज करता है, लो ब्लड प्रेशर, मसल्स डैमेज, वेट लॉस, एड्रिनल ग्लैंड डैमेज। अगर ये सीधे संपर्क में आ जाए, अगर हमने प्रयोग करते समय ध्यान सावधानी नहीं रखी तो ये इस तरह से ह्यूमन को भी प्रभावित करता है। तो इस तरह से इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, है ना। क्रॉप प्लांट्स में भी ये हार्मफुल इफेक्ट करता है, जैसे जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है उसकी सावधानी नहीं की है तो फसल को मार देगा। तो और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हर्बिसाइड प्रयोग में है कि बिल्डअप ऑफ रेसिस्टेंट बायोटाइप्स। अगर हम एक ही बीडीसाइड को बार बार खेत में फसल में प्रयोग करते जाते हैं तो फिर कुछ खरपतवारों में इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, और उस प्रतिरोधक क्षमता पैदा हुए खरपतवार के बीज से जो नए पौधे बनते हैं उसमें इस बीडीसाइड का कोई असर नहीं होता, फिर उससे नहीं मरता। तो इसको कहते हैं रेसिस्टेंस बायोटाइप्स डेवलप हो जाते हैं। अब जब ये रेसिस्टेंट डेवलप हो गया तो इतना सारा जो निर्माण उस हर्बिसाइड का हुआ था वो यूजलेस हो गया, किसी काम का नहीं रहा। तो इस प्रकार से भी ये अपना हार्मफुल इफेक्ट दिखाता है। अब इसके बाद लास्ट इस चैप्टर की से रिलेटेड बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन बीडीसाइड एंड हर्बिसाइड। आपने देखा होगा कि हमने कई बार बीडीसाइड बोला, हर्बिसाइड बोला, तो दोनों एक ही हैं कि अंतर है? हालांकि प्रयोग दोनों कॉमन में एक ही काम के लिए किए जाते हैं, लेकिन चूँकि जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि बीडीसाइड और हर्बिसाइड में एक बारीक अंतर भी होता है। अब क्या अंतर है? बीडीसाइड्स आर द केमिकल्स विच किल ओनली बीड्स। देखिए क्या कह रहा है, केवल बीडीसाइड जो होगा वो बीड को ही मारेगा, फसल को नहीं। आपके धान का खेत है उसमें सावा है तो आपने उसमें जो प्रयोग किया तो सावा को मारने के लिए बीडी दवा डाला कि धान के लिए? नहीं, आपने सावा को मारने के लिए प्रयोग किया।
तो ऐसा जो केमिकल है जिसमें कि सेलेक्टिविटी होती है, मीन्स वीडिसाइड हैज़ गॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सेलेक्टिविटी, वो चुन के मारता है अपना टारगेट को जिसको मारने के लिए वो बना है, और मुख्य फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वो कहलाता है वीडिसाइड। हर्बिसाइड क्या है? हाउएवर हर्बिसाइड्स किल ऑल हर्ब्स, इट हैज़ नो सेलेक्टिविटी। अब देखो हर्बिसाइड किसको कहेंगे? जो सबको ख़त्म करे, उसमें कोई सेलेक्टिविटी नहीं होती है। हर्ब तो धान भी है, सामा भी है, सभी हर्ब हैं, वो सबको मार देगा। तो वो हर्बिसाइड मतलब सभी हर्ब को ख़त्म करे। वो ये नहीं सोचता कि कौन फसल है और कौन वीड है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, मतलब इसमें कोई सेलेक्टिविटी नहीं होती। क्लियर? तो ऐसा जो केमिकल हो जो कि सभी हर्ब को ख़त्म करे, मुख्य फसल और बीड में कोई अंतर न करे, वो है हर्बिसाइड। अब वीडिसाइड वो है जो केवल बीड को किल करे और मुख्य फसल को बचा दे। ये बेसिक अंतर है, आपको कई बार कई जगह पूछा जाएगा, इसको आप विशेष रूप से अच्छे से समझ लें, यही अंतर है। और जनरल में तो कॉमन यूज होता है, कहीं वीडिसाइड कहेंगे उसी को, कहीं हर्बिसाइड उसी को कहते हैं, लेकिन एक बारीक अंतर ये होता है, इसको हमें जानना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर रुचिकर लगा होगा, उपयोगी लगा होगा, और मेरे बताने के तरीके से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।